so in the last class we have discussed about the composition of the nucleus. Okay, तो हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. So what are the constituent particles of the nucleus? Proton and which are together called nucleons. अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. वहीं अगर हम एटम की बात करें तो उसमें मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो जाएंगे. बट हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है दैट इज वेरी लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या भी कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर, इग्नोर क्या कर सकते हैं उसको, एज कंपेयर्ड टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसीलिए रफली हम कह सकते हैं कि एक एटम का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस. क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का मास कोई बहुत ज्यादा कंसिडरेबल नहीं होता, तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस में 99.9% मास होता है तुम्हारे पूरे एटम का, देन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो ये तो रही बात कल की. अब आज हम आगे बढ़ते हैं. तो कल हमने और हाँ कुछ और चीजें, कल हमने रेडियस की बात की थी न्यूक्लियस के, हमने वॉल्यूम की बात की थी और डेंसिटी की बात की थी. आज आगे बढ़ते हैं. आज जो हम देखो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, क्लियर, एंड बाइंडिंग एनर्जी. So let's first discuss what is mass defect. देखो अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमें किसी न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करना है, मास, लेट्स से दिस इज अ न्यूक्लियस, कोई भी एक एलिमेंट है x, एटॉमिक नंबर इज z, मास नंबर इज, सो दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, तो अगर हम अभी इस न्यूक्लियस के मास की बात करें तो क्या होगा, theoretical mass of nucleus, it is nothing but the total mass of constituents of nucleus. यही करते हैं कि हमारा जो थ्योरेटिकल क्यों कह रहे हैं कि हम बाय फॉर्मूला निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल है ये, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन थोड़ी है. ठीक, तो ये जो मास हम ये कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जो भी, तो वो क्या है, थ्योरेटिकल है, फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं. और ये बताओ न्यूक्लियस का मास क्या है, टोटल मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में जो पूरे कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका टोटल जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द, इसको अगर निकालना है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. चलो कितने प्रोटॉन हैं, लेट इफ स्मॉल mp इज मास ऑफ वन प्रोटॉन and small mn is mass of one neutron. दोनों अलग अलग होते थे, हमने देखा था कि एक प्रोटॉन के मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और सबस्क्रिप्ट में p, वैसे ही एक न्यूट्रॉन के मास को स्मॉल m सबस्क्रिप्ट n से, और इनकी वैल्यूज हमें पता है. इसकी क्या होती थी 1.00 समथिंग दैट, इसमें 8 आ जाता है उसकी, तो वो आपको पता है वैल्यूज, और उन वैल्यूज को आपको याद नहीं रखना है, दे विल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन, डोंट वरी अबाउट दैट. कैपिटल mp का मतलब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, कैपिटल वर्ड में यूज कर रहा हूं फॉर टोटल प्रोटॉन्स के मास. चलो तो बताओ एक प्रोटॉन का मास अगर mp है, इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, z. तो प्रोटॉन्स कितने हुए, z. न्यूट्रॉन्स कितने हुए, a माइनस. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो टोटल मास कितना, मास ऑफ प्रोटॉन, तो क्या लिखूं, z इनटू m, z इनटू, z प्रोटॉन्स है और एक प्रोटॉन का मास अगर m सबस्क्रिप्ट p है तो टोटल मास कितना होगा. ऐसे ही न्यूट्रॉन्स का टोटल मास कितना होगा,
A minus Z into L. That is the formula for calculating the mass of the nucleus. This is the theoretical mass, or you can say this is the mass of the constituent of the nucleus. Total mass of constituents of the nucleus. तो न्यूक्लियस के सभी constituents का टोटल मास है, कंबाइंड मास है. अच्छा, ये हमने कल किया हुआ है. बट इन रियलिटी फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, experiments, it has been found that mass of nucleus is lesser than the mass of its constituent. Lesser than the mass of its constituent. Total mass of its constituents. मतलब is lesser than the theoretical mass. तो देखो ये तो हम जो निकाल रहे हैं ये है थ्योरेटिकल मास, ठीक. बट रियलिटी में क्या होता है? फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट्स. देखो इन रियलिटी हम एटम्स का, न्यूक्लियस का अगर मास निकालना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, दैट टेक्निक या दैट एक्सपेरिमेंट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो रियलिटी में ये टेक्निक यूज की जाती है एटम्स और न्यूक्लियस के मासेस को निकालने के लिए. रियलिटी में ये एटम के मास को निकालने के लिए यूज होता है. लेकिन अगर एक बार एटम का मास पता चल गया तो न्यूक्लियस के लिए क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स के मासेस को, तो मतलब न्यूक्लियस के भी मास को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो. अच्छा, जो चीजें हमें एक्सपेरिमेंट्स में मिलती वो सही होती है, दे आर द रियल थिंग्स. प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो क्या होती हैं? दैट इज द ट्रू थिंग्स. तो रियलिटी में क्या देखा गया कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला कि रियलिटी में जो मास होता है ना न्यूक्लियस का, वो इस थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होता है? कम होता है. इट इज लेसर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू, या इट इज लेसर देन द टोटल मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. ये टोटल मास ही तो है इसके कंस्टिट्यूएंट्स का. तो इस वैल्यू से क्या होता है? वो कुछ कम होता है. तो एक डिफेक्ट है. इसको क्या कहते हैं हम लोग? कि देयर इज ए डिफेक्ट इन मास. रियलिटी में हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? ये होना चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा कुछ कम होता है. क्या होता है? कुछ. एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट अगर कोई पूछे तो अगर हमने बाई कैलकुलेशन, देखो सपोज दैट निकाल दिया थ्योरेटिकल मास या मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, मैंने अगर निकाल दिया 10 kg, कितना निकाल दिया? और रियलिटी में बाय द एक्सपेरिमेंट जो कि एक्चुअल मास है, जो कि क्या है? एक्चुअल किसको मानोगे? एक्सपेरिमेंट वाले को. दैट इज द ट्रू मास. वो मिल गया मान लो 9 mg. तो बताओ कितना डिफेक्ट हुआ? 1 mg का डिफेक्ट हुआ. मतलब थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास कर देंगे, दिस 1 mg इज द मास डिफेक्ट. तो समझ गए व्हाट इज मास डिफेक्ट? तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट. क्लियर? तो बताओ डेफिनेशन लिखें मास डिफेक्ट की. अब लिखें मास डिफेक्ट is defined as the difference in the mass of total constituents of nucleus is defined as the difference of total mass of constituents of nucleus is defined as the difference of total mass of constituent of the nucleus and the actual mass of the nucleus. तो टोटल कंस्टिट्यूएंट के मास का और एक्चुअल मास का जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं हम? मास डिफरेंस. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से it is the difference in the mass, it is difference in the theoretical mass and the experimental mass.
तो थ्योरेटिकल मास की वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल मास की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है दैट इज द मास डिफेक्ट। डन। थ्योरेटिकल मास कैसे निकालोगे? बाय द फॉर्मूला। और एक्चुअल मास कहां से मिलेगा? एक्सपेरिमेंट से। तो एक्चुअल मास हमेशा आपको क्वेश्चन में बताएगा, आपको बस क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर दोनों का क्या कर दोगे, आपको क्या मिल गया? मास डिफेक्ट। डन। तो मास डिफेक्ट इज, तो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, वी विल रिप्रेजेंट इट विद डेल्टा, दैट इज नथिंग बट थ्योरेटिकल मास कितना है, ये जेड एम पी प्लस के माइनस जेड एम एन माइनस टाइम्स कैपिटल where capital M is actual mass of nucleus. कई बार एक्चुअल मास ना बोल के ना वो इसको सिर्फ मास कहेगा न्यूक्लियस का। तो रियलिटी में अगर क्वेश्चन में दे दिया कि द मास ऑफ न्यूक्लियस इज 10 एम, तो रियलिटी में कौन सा मास दे रहा है आपको? ट्रू वैल्यू बताएगा ना आपको। रियलिटी में ये तो होता ही नहीं है मास, ये तो अभी तक हमारा मिसकॉन्सेप्शन था ना कि ये होना चाहिए, ये होना थ्योरेटिकल, बट रियलिटी में तो ये होता नहीं है, तभी तो डिफेक्ट आया ना। तो अगर क्वेश्चन में वो मास ऑफ न्यूक्लियस देगा तो वो कौन सी वैल्यू देगा? ट्रू वैल्यू देगा आपको हमेशा। समझ गए? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, तो ये तो रही बात मास डिफेक्ट। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। चलो ऑक्सीजन एटम को लेते हैं, लेट्स टेक एन ऑक्सीजन एटम 816। ऑक्सीजन न्यूक्लियई का मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो चलो पहले थ्योरेटिकल मास निकालो, मतलब मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट निकालो, सभी कंस्टिट्यूएंट्स का मास निकालो। जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एम, ये सब पता है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ऑक्सीजन है न्यूक्लियस। थ्योरेटिकल कितना आना चाहिए आंसर, ये बताएं, फिर मैं इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बताऊंगा आपको। Okay, so what is Z here? 8. What is the number of A here? 16. The number of neutrons is how much? 16 minus 8, that is, यही हुआ। चलो Z की वैल्यू रखो यहाँ पर 8 into mass of a proton, how much? 1.007, 00727, यही है, यही था। 000 नहीं है यहाँ पर। चेक हाउ मच इट इज गिवन। चेक इन द एनसीईआरटी। ओके, डबल जीरो करेक्ट। 000 सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाले में 0.0055, ठीक, इसमें डबल जीरो। A माइनस जेड इज ऑल्सो 8, मास ऑफ न्यूट्रॉन में यहाँ 7 है, उसमें 8 आ जाएगा। क्या है बताओ वहां पर? 0.008, मतलब यहाँ पे 7 का यहाँ स्लाइडली है। चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है थ्योरेटिकल मास। It is coming 16.12744. This will come. Check.
Is it coming near about this? Yes. Thick. Just write it. Okay. Now, अब mass spectroscopy से ये पाया गया, it has been found that the mass of an oxygen atom, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको एटम का मास देती है, जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन तुम न्यूक्लियस का मास फिर निकाल लेना। तो एटम का जो मास मिला था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी एटम के मास की, वो थी 15.9905 15.9905 ये एटम का मास मिला किससे? एक्सपेरिमेंट से। ठीक, लेकिन हमें एटम का तो मास चाहिए नहीं, हमें किसका मास चाहिए? न्यूक्लियस का मास। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा? एटम का मास माइनस टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा। चलो निकालो ये कितना आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8, और एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है? 0.00055। निकाला। यहां से एक्चुअल मास क्या आएगा न्यूक्लियस का? Subtract the mass of 8 electrons. So if you do it, how much it comes? How much? So if you solve this, okay, I'm just going to write the value, just you check it. 0.13691, 15.99053 सही है। एटम का नहीं था मास। वेट, ये जो एटम का मास आया था वो आया था 15.99493, करेक्ट? ये था आपका एटम का मास। एटम को जो मास मिला था वो मिला था 15.99493 मिला था। ठीक, तो यहाँ पे 99493। अब यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो फिर ये वैल्यू मिल रही थी 99053 वाली। तो एटम का जो रियल मास था एक्सपेरिमेंटल, दैट इज दिस मच। हो गया, करेक्ट? तो देखो ये मिला आपको एक्चुअल मास न्यूक्लियस का जो एक्सपेरिमेंट से मिलता है, और देख रहे हैं थ्योरेटिकल मास कितना आया हुआ है, तो दिख रहा है कि जो रियल में मास होता है वो थ्योरेटिकल से क्या होता है कम। तो डिफरेंस निकालो, इन दोनों में क्या ले लो? डिफरेंस, दैट विल बी द मास डिफेक्ट। So how much mass defect is there? Defects निकालें और बताएं कितना आया। तो if you calculate the defect, then it will come near about 0.1369। क्लियर? तो देखो ये डिफेक्ट आया। अब इसको और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। ठीक, देखो क्या होता है बेसिकली। देखो जब न्यूक्लियस बना होगा तो देखो क्या हुआ होगा बेसिकली, उसको समझते हैं। फोकस हियर। पहले जो सपोज अभी ऑक्सीजन, तो सपोज जैसे न्यूक्लियस बनाना है तो क्या होगा? पहले ये सभी न्यूक्लियॉन्स दूर रहे होंगे इनफाइनाइट में, और फिर हमें न्यूक्लियस बनाना होगा तो इन सभी न्यूक्लियॉन्स को एक साथ क्या किया गया होगा? लाया गया होगा पास में। किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए पहले सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स कहाँ पे एज्यूम कर लिए जाते हैं, फिर अगर हम सिस्टम बना रहे हैं तो उनको कहाँ से लाते हैं? इन्फिनिटी से लाते हैं, और फिर वो सिस्टम बन जाता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही करते थे, तो वही चीज। अब देखो ध्यान से,
तो सपोज ये न्यूक्लियॉन्स थे इनिशियली अनबाउंड स्टेट में, तो 8 प्रोटॉन्स थे और 8 न्यूट्रॉन्स अनबाउंड स्टेट में। जब ये बाउंडेड नहीं थे, इंफिनिटी पे थे, बहुत लार्ज दूरी पे सब, इस कंडीशन में अगर हम इन सबके टोटल मासेस को निकालते थे तो वो क्या थ्योरेटिकल मास के इक्वल था? वो किसके इक्वल था? अगर इन सभी कंस्टिट्यूएंट के मासेस को निकालोगे तो वही तो कर रहे हो, 8 into टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 into मास ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर ऐड करते थे तो थ्योरेटिकल वैल्यू मिलती थी, और वो कितनी आ रही थी? 16 पॉइंट समथिंग, 16.127 ये मिल रही थी, ठीक। बट रियलिटी में हुआ क्या कि व्हेन these are brought together to form a nucleus, अब ये न्यूक्लियस बन गया है, यहाँ पे ये सभी एक साथ, ठीक। तो ये सब आ गया न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियस में क्या बाउंडेड स्टेट में है सर? दे आर इन द बाउंड, बट रियलिटी में ये जो थ्योरेटिकल मास था, लेकिन अब जो न्यूक्लियस का मास मिल रहा है वो कितना मिलता है? 15.9905 न्यूक्लियस होता है, ठीक, 15.99053। तो रियलिटी में देखो क्या होगा कि पहले जब ये सब अलग अलग थे तब इनका जो कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से होता है वो है टोटल है, लेकिन रियलिटी में क्या होगा जब ये पूरी के एक न्यूक्लियस बना रहे हैं तो कुछ मास लॉस हो जाता है, सम मास गेट, इसी को तो डिफेक्ट कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। तो रियलिटी में तो ये मास होता है न्यूक्लियस का, बट कंस्टिट्यूएंट्स का मास थोड़ा ज्यादा होता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? मास डिफेक्ट। तो कुछ मास लॉस होता है, मास इज लॉस्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, और वो कितने के इक्वल होगा? दिस मच अमाउंट गेट लॉस्ट। अब बात आती है कि देखो लॉस्ट नहीं होता कोई चीज, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, इट वुड हैव कन्वर्टेड इनटू सम, जैसे एनर्जी में क्या होता था, क्या एनर्जी कभी खत्म होती है क्या? नहीं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अब देखो यहाँ पे ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना आइंस्टीन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस समझना पड़ेगा, ठीक। तो अभी यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है, मास डिफेक्ट कि कुछ मास लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, डन। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब देखो इसको समझने के लिए हमें एक स्मॉलर टॉपिक समझना पड़ेगा, छोटा सा है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो एज पर आइंस्टीन एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट। एनर्जी और मास क्या है? ये दो अलग चीजें नहीं है, दे आर द सेम थिंग, दे आर द सेम थिंग। तो एनर्जी एंड मास बोथ आर इक्विवेलेंट, एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू अ मास, एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट। दैट मीन्स अगर मास है तो हम उसको क्या भी कह सकते हैं कि वो एनर्जी है, दैट इज एनर्जी, क्लियर। लेकिन वो एनर्जी अभी किस फॉर्म में है? मास के फॉर्म में, और वो एक जगह इकट्ठा है पूरी एनर्जी, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन वन प्लेस, उस मास के फॉर्म में, क्लियर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कितना मास है, तो अगर मैं पूछूं इसमें कितनी एनर्जी है, व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास, तो वो क्या था? E equals to mc². This is the famous Einstein energy mass relation, clear, where c is the speed of light in vacuum, where roughly c is how much? 3 into 10 raised to power 8 meters per second. This is not the exact value, ये approximate value होती है, exact value to 2.99 something, so we will take the approximate value, okay। तो एनर्जी और मास इक्विवेलेंट होते हैं आपके, ठीक।
तो अगर मैंने इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया बाय सम मींस, तो मैंने क्या किया, इस मास को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में। और इफ समवन आस्क्ड यू हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज हुई इस मास की वजह से, तो आप कैसे निकालोगे, इक्वल्स टू mc स्क्वायर से बताओ। ठीक, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU ऑफ मास। सपोज करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या एटम है जिसका मास कितना है 1 एटम ही हो गई, AMUs में मास है, तो एक एटम है जिसका मास कितना है, अगर 1 AMU किसका मास होता था रफली, प्रोटॉन का मास होता था। अब प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं कि प्रोटॉन है, अब हमें उस प्रोटॉन के इक्विवेलेंट एनर्जी निकालनी है कि अगर हमने उस प्रोटॉन को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज। तो हमें एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU ऑफ मास निकालना है, बताओ क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाओगे, E इक्वल्स टू, बट इन दिस फॉर्मूला मास शुड बी इन केजीज, मास किस में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट को भी हम एसआई सिस्टम में रख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट को किस में ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ एमयू में ना रख के मास को आप किस में अभी रखेंगे, केजीज में। जस्ट पुट 1 AMU मास इज हाउ मेनी केजीज, 1.66 10, या रफली आप 1.67 में भी ले सकते हैं इनटू 10, हाँ, जिसको हम रफली 1.67 एज्यूम कर सकते हैं, आपको 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके, इनटू c स्क्वायर if you convert a proton into energy equivalent to 1 AMU of mass, so how much energy you will get, okay, this is 6605 है ना, ये क्या है 66 है, ठीक है, 6 टाइम लेके सॉल्व करेंगे कोई, तो फाइनली द आंसर कम्स आउट टू बी 1.4924 into 10 raised to the power minus 10 joules. This much you get, 1.4924 into 10 raised to power minus 10 joules. Check the calculations. चेक करें कैलकुलेशन को, तो एनर्जी कितनी मिली आपको जूल्स में, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के अराउंड, ठीक, तो 1.5 into 10 raised to power minus 10 joules. Convert into electron volts, convert this energy into, तो एटॉमिक स्केल पे हम या न्यूक्लियर स्केल पे एनर्जी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करते हैं, ठीक, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदलना कर देंगे 10 to the power minus 19, this will convert into, check, so it will come nearly equals to 0.9315 into 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो लगभग किसके पास आएगी वैल्यू इसकी, 0.9315 into 10 raised to power 9, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज देखो लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक, तो नियर अबाउट इसके मिलना चाहिए आपको आंसर। इसको अगर हम थोड़ा सा और कन्वर्ट करके लिखें तो we can write it equals to 930.5 into 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, लिख सकते हैं ऐसा, 10 raised to power 3 को इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा 931.5, यहाँ क्या बचा 10 raised to power 6, तो 10 raised to power 6 को क्या कहते हो आप, मिलियन, 10 raised to power 6 is half what, 1 मिलियन, या मेगा वर्ड भी यूज करते हो आप इसके लिए, क्या भी यूज करते हो, मेगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके,
तो दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम 1 AMU ऑफ मास। तो इसको याद रखेंगे कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU ऑफ मास इज हाउ मच, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तो 1 AMU की एनर्जी मिल गई हमें, कितने की मिल गई? तो रफ वैल्यूज देखो कैसे बताओगे, देखना ध्यान से। अगर मैं पूछूं कि अगर मास किसी भी एटम या न्यूक्लियस का x AMU कितना है, तो बताओ कितनी एनर्जी होगी इसकी इक्विवेलेंट? एनर्जी इक्विवेलेंट कितनी होगी? अरे 1 के लिए निकाल ही हो ना, तो x के लिए क्या दिक्कत है? x into 931.5 और आंसर किस में आएगा? लेकिन x किस में होना चाहिए? ये। तो अगर आपको केजी में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मास किस में पता है, तो आपको अगर उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी तो बस उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 931.5। इतना ज्यादा कैलकुलेशन बार बार नहीं करेंगे, इसीलिए तो ये एक के लिए निकाल लिया हमने। अब उसी एक का यूज करके फिर किसी के लिए भी निकाल सकते हैं कि नहीं कर सकते? डन है ना? दैट्स व्हाट यू हैव टू मेमोराइज। तो उसी में ये जो फॉर्मूला है ये तो बेसिक है ही हमारे पास, बट एक शॉर्टकट हमने क्या निकाल दिया कि अगर हमें मास AMU में पता है, नॉर्मली हमें AMU में ही पता होगा, केजीज में पता नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931.5 से, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इसमें ऐड करेंगे तो फिर कन्वर्ट कर देंगे उस तरह से। मैंने देखो दोनों तरीके बता दिए, लेकिन नॉर्मली आप एटॉमिक न्यूक्लियर स्केल में जूल्स में नहीं डिस्कस करते हो एनर्जी, कन्वीनियंट नहीं होता। कन्वीनियंट किस में होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे बताएं एक रफ वैल्यू, ऑक्सीजन न्यूक्लियस के लिए, एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस है, ठीक, इसका कितना मास? रफ मास, अप्रोक्सीमेट मास इसका कितना होगा? अगर आप ऑक्सीजन न्यूक्लियस की बात करें इस आइसोटोप की, हाउ मच? 16, और 1 न्यूक्लियॉन का एवरेज मास हम 1 AMU ले सकते हैं। रफ बात अगर कर रहे थे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली दैट इज हाउ मच? 16 AMU। तो अगर मैं पूछूं एनर्जी इक्विवेलेंट निकालो तो वो कितना हो जाएगा? 16 into 931.5। अब देखो ये डायरेक्ट आपको किसमें मिल जाएगा? ये चीज है। तो अगर कभी रफ वैल्यूज निकालना है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ, बट एक रफ एस्टिमेट आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये ट्रिक यूज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशंस को अवॉइड करना है। लेकिन अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस चाहिए तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेगी। फिर आपको प्रोटॉन का एग्जैक्ट मास लेना पड़ेगा, आपको न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट मास लेना पड़ेगा, और फिर चीजें बेसिक से आपको करनी। ये एक रफ तरीका। अच्छा, तो इसका मतलब हर एक मास एनर्जी से रिलेटेड होता है। हर एक मास में क्या होती है? एनर्जी। अच्छा, अब आते हैं फिर से मास डिफेक्ट में। किसमें आते हैं? मास डिफेक्ट। ये बताओ, अभी अभी हमने सीखा कि अगर सभी कंस्टिट्यूएंट्स फ्री हैं, अनबाउंड स्टेट में, तो इनका अपना क्या होता था? मास, थ्योरेटिकल मास होता था, या टोटल मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स हम कहते थे, यही होता था। अच्छा, तो अगर ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इनकी अपनी कुछ मास एनर्जी भी होगी, इनकी अपनी क्या भी होगी? आपकी भी मास एनर्जी, क्योंकि आपके पास मास है ना। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आप में एनर्जी स्टोर्ड है अभी, और अगर वो एनर्जी निकालना होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे m/c²। तो अगर ये सभी कंस्टिट्यूएंट्स हैं तो इनका टोटल मास कितना होता था? थ्योरेटिकल मास। इनकी इसमें अगर मैं पूछूं बताओ अनबाउंड स्टेट में कितनी मास एनर्जी है? अच्छा, इसको ना हम कई बार सिंपली क्या कहते हैं? मास एनर्जी, मास के डन। तो मास एनर्जी टर्म हम यूज करेंगे ई के लिए एक बार।
अच्छा, तो अनबाउंड स्टेट में बताओ मास एनर्जी कितनी है? m theoretical into c square. Is it so or not? या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर ये यहाँ पेजी में है तो c स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आंसर कितने मिलेगा? जूल्स में। या फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बात करोगे, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये पेजी में, यहाँ पे ये आपको किस में मिल जाएगा? जूल्स में। लेकिन आपने थ्योरेटिकल मास अगर किस में ले लिया है? mu में, तब आप किस से मल्टीप्लाई करोगे और तब आपको एनर्जी किस में मिल जाएगी? मिलियन इलेक्ट्रॉन। यही तो है। चलो दोनों तरीके से लिख दिया हमने। अब जब इन्होंने न्यूक्लियस बनाया तब जो मास हो गया एक्चुअल वो कितना हो गया? m। तब एक्चुअल मास कितना था? दैट वाज लेस देन द थ्योरेटिकल मास। ये जो m था वो थ्योरेटिकल मास से क्या था? चलो इस बाउंडेड स्टेट में न्यूक्लियस में अगर मैं पूछूं कितनी मास एनर्जी है, तो E बाउंडेड स्टेट में अगर मैं यहाँ पे पूछूं या एनर्जी मास एनर्जी ऑफ मैं अगर न्यूक्लियस पूछूं, क्योंकि न्यूक्लियस तो वो है, ये है न्यूक्लियस, दैट इज द न्यूक्लियस, तो वो कितनी हो गई? कैपिटल M इनटू c स्क्वायर या कैपिटल M इन AMU मल्टीप्लाइड बाय 931.5 इन। अच्छा, if m theoretical is less than m in m theoretical अगर क्या है? लेस है किससे? एक्चुअल मास से। ऐसा था कि जो थ्योरेटिकल मास था, ओ सॉरी उल्टा हो गया क्या? हाँ, जो थ्योरेटिकल मास था वो ग्रेटर था किससे? एक्चुअल मास से। तो कुछ मास क्या हो जाता था? लॉस। तो अगर मास लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे कुछ एनर्जी भी लॉस हो रही है, क्योंकि हर एक मास किससे एसोसिएटेड है? एनर्जी से। हर एक मास किससे एसोसिएटेड है? तो अगर कुछ मास लॉस्ट हो रहा है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सम एनर्जी इज आल्सो लॉस्ट। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियस सम मास इज लॉस्ट एंड दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। हेंस वी कैन आल्सो से दैट सम मास एनर्जी इज आल्सो लॉस्ट। कुछ एनर्जी क्या भी हो गई। अगर तुम देखो ना इनिशियल एनर्जी और इस वाली एनर्जी को डिफरेंस देखोगे तो कुछ एनर्जी मिलेगी तुमको। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी तो अगर कम हुई तो कहीं ना कहीं तो गया बीच में एनर्जी, कहीं ना कहीं एनर्जी बीच में क्या हो गई? लॉस्ट हो गई आपकी। क्लियर? तो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर एंड दिस एनर्जी व्हिच इज लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, इसको हम रिलीज भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये लॉस्ट कहना सही नहीं होगा क्योंकि एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो किसी, एक्चुअली हम इसको कहेंगे एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी। तो समझ गए बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो लिखिए अब बाइंडिंग एनर्जी के बारे में थोड़ा सा लिखें। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस from its constituents a loss of energy takes place or energy is released and this energy is called the binding energy of the nucleus. This energy is called the binding energy of the nucleus. तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। तो बताओ इस न्यूक्लियस को बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? बाइंडिंग एनर्जी। उसको हम क्या कहेंगे? अच्छा, तो अगर हमें न्यूक्लियस को तोड़ना भी होगा तो क्या इतनी ही एनर्जी अगर हम सप्लाई कर दें न्यूक्लियस को तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। तो लिखें पैराग्राफ चेंज करके कि दिस इज आल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस। दिस इज आल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू break a nucleus
into its constituents. This is also the energy required to break the nucleus into its constituent. ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस from its constituents, which is also equals to energy required to break a nucleus. This is also equals to energy required to break the nucleus into its constituents, into its constituents. यही होगा। पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? लेट्स क्विकली रिवाइज इट हियर, ये कुछ सिमिलर है उससे। देखो, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड हियर एट सम सेपरेशन, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? k q1 q2 by, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लगी, इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी स्टोर हो गई इस सिस्टम में, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। यही होता था। तो अगर हमें इस सिस्टम को ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? k q1 q2 by, यही होता था ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर न्यूक्लियस बनने में कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, रिलीज हो गई, तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से न्यूक्लियस को देते हैं, इफ वी गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बैक टू द न्यूक्लियस, फिर से न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। समझ गए? तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू इवैल्यूएट बाइंडिंग एनर्जी। तो बताओ कितना मास लॉस हो रहा है? तो मास डिफेक्ट कितना आ रहा है बताओ न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में? डेल्टा m। तो मास डिफेक्ट कितना हुआ? तो क्या यही मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में? यही मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी, जिसको मैं EB से लिखूंगा, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा m इनटू mc स्क्वायर, लेकिन m यहां कितना है? डेल्टा m। m कितना है? डेल्टा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसमें बताओ एनर्जी किसमें मिलेगी तुमको? और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है तो डेल्टा m को आपको किसमें लेना पड़ेगा? mu में। तो आप -31.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी इन मिलियन। तो मोस्टली हम इसको यूज करेंगे ज्यादातर, क्योंकि हमें एमयूज में पता होता है। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। डन? अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है, देखो कि कोई भी अगर देखो न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो देखो यहाँ पे टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स थे पहले? लेट्स से A। कितने न्यूक्लियॉन्स थे? A। तो जब बन गए तो तब भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या रहा? A रहा। तो देखा जाए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में कोई भी कमी नहीं आ रही। अगर पहले 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे तो न्यूक्लियस बनने के बाद भी अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे? 16। तो यहाँ पर नंबर्स में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, लेकिन मास में क्या आ रहा है? वेरिएशन। देयर इज अ वेरिएशन इन द मास। क्लियर? दैट्स द Okay, so let's take a question to understand this. Okay, this is तो कभी भी अगर बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको अल्टीमेटली पहले क्या पता करना पड़ेगा?
मास डिफेक्ट। आपको क्या चाहिए? और मास डिफेक्ट निकालना हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसके लिए अब अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल मतलब आपको मास डिफेक्ट निकालना, और मास डिफेक्ट निकालना हमने अभी अभी डिस्कस किया। सेम वे बस में हमें 931.5 को बस क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट द एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। सो दैट्स नॉट अ बिग थिंग। नाउ let's move ahead